स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो कि सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। आप लोग अच्छी तरह से उसको देखिए, ठीक है। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो यार, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसी टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसी टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जो है इसी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। तभी आपको निकल पाएगा। नहीं तो सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर उतना सिलेबस पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। मान लीजिए अलजेब्रा से पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ना है, बस अगर शॉर्टकट में निकालना चाहते हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए और उसी क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है उसी लेवल का क्वेश्चन बनाइए। उसी लेवल का क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके आने वाला एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 5 साल का क्वेश्चन तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 16 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जीके जिस और करेंट फंड के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन जो होंगे जीके जिस और करेंट फंड के क्वेश्चन होंगे, जो कि पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और एक बात और जान जाइए कि इस जीके जिस और करेंट फंड से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 25 को क्वेश्चन होते हैं और ये 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और ये इसी जिस लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी लेवल में आप तैयारी कीजिएगा, तभी आपको निकल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। और हम लोग जो इस तरह से आपको मतलब स्टडी कराएंगे, क्योंकि जिस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है उस टाइप को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। उसी टाइप में सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन की ओर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से संबंधित है, ये बताइए। सूखा रोग से संबंधित कौन सा बीमारी है बताइए। यानी कि सूखा रोग जो है किस अंग में होता है, यानी कि रिएक्ट्स का बीमारी किस अंग में होता है, इसका जवाब दीजिए। तो हड्डियों में होता है। किस में होता है? हड्डियों में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन को पिछले साल के क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उस टाइप क्वेश्चन सारे बना लीजिए, ताकि अगर उस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। और इसी टाइप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल के एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सूखा रोग से संबंधित सूखा रोग जो है किस में होता है, तो हड्डी में होता है। चलिए ये तो बात सही है। चलिए और ये बताइए कि सूखा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये बताइए। सूखा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, बताइए, ठीक है। विटामिन डी की कमी के कारण जो है सूखा रोग होता है, ठीक। यानी कि सूखा रोग में क्या होता है ना कि आपको हड्डी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से जो है विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलिए ठीक है। अगर विटामिन की बात कहा गया है तो इसमें विटामिन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन है उसको आपको हम बताते हैं, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी होता है, ठीक है। कौन सा होता है? रतौंधी मतलब यानी कि आँख से दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। रतौंधी बीमारी होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी बीमारी होता है, मोतियाबिंद बीमारी होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि ये सब बीमारी जो होता है तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये बताइए विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये बताइए। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन बी की कमी के कारण जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। यानी कि विटामिन बी की कमी जिस व्यक्ति में रहता है उस व्यक्ति में जो है बेरी बेरी का रोग होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए एसएससी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और इसी टाइप क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और ये बताइए विटामिन ए हो गया, बी हो गया, विटामिन सी बताइए। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है सकर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सकर्वी रोग, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसी टाइप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस टाइप पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये हो गया। और ये बताइए विटामिन सी हो गया तो विटामिन डी बताइए। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? थिरिएक्टिस होता है, यानी कि वही हड्डी जो कमज़ोर हो जाता है इसी बीमारी के कारण, ठीक है। और ये आपको विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो आपको सूरज की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए और ये बताइए, अब विटामिन डी तक हो गया। और बताइए विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति कम हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है? तो जनन शक्ति जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बताइए विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। तो इसमें जो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, ठीक है, यानी खून जो है जमना बंद हो जाता है, ठीक है। और ये हो गया। और बताइए बी वन यानी विटामिन बी1 की कमी के कारण कौन होता है? तो कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी बेरी का रोग होता है। ये आपको जानते होंगे, आप थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है। बेरी बेरी का रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताइए बी टू की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एक ही भी विटामिन का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बताइए बी टू की कमी का कारण कौन सा रोग होता है? तो त्वचा फटना। तो विटामिन बी की कमी के कारण जो है त्वचा फटने लगता है, ठीक है, आँख लाल होने लगता है। और बताते हैं बी थ्री की कमी, विटामिन बी3 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। तो इसमें त्वचा जो है त्वचा पर दाद धब्बा हो जाता है, यानी कि खुजली वगैरह हो जाता है, ठीक है। और ये बताइए विटामिन बी5 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। विटामिन बी5 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बाल जो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाता है, आपको मंदबुद्धि हो जाता है। तो ये विटामिन बी की कमी कारण बी5 की कमी के कारण जो होता है बाल सफ़ेद हो जाता है और आप मंदबुद्धि के हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए विटामिन बी5 खाइएगा तो आप तेज दिमाग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सिक्स की कमी के कारण जो है कौन सा बीमारी होता है ये बताइए। तो इसमें होता है एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है। और ये बताइए विटामिन बी7 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। तो इसमें लकवा मार देता है, शरीर में दर्द होने लगता है, बाल को गिरना, इसी विटामिन सेवन की कमी के कारण जो होता है बाल झड़ता है, ठीक है। ये बताइए विटामिन 12 लास्ट जो बचा, विटामिन 12 की कमी के कारण जो है, विटामिन 12 की कमी के कारण जो है किस रोग का कौन सा रोग होता है? तो पेचिसा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो पेचिसा। तो इसी टाइप क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं और एसएससी का एमटीएस का क्वेश्चन बना रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन बना रहे हैं या एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो तो बनाना ही बनाना है। साथ में उसी प्रकार के जितने क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन बनाइए, तभी जाकर आपको अच्छी से कॉन्सेप्ट निकलेगा, अच्छी से कॉन्सेप्ट पता चलेगा, ठीक है। और अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम दे पाइएगा और ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपको एग्जाम निकलने वाला है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है वो देखिए। किसी भी क्वेश्चन को बनाइए विस्तारित रूप से, उसको समझिए, पढ़िए, ठीक है। 2 साल अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। अरे भाई 1 साल अगर अच्छी तरह से मेहनत कर दिया, अच्छी तरह से सिर्फ इसी में लगा देना है तो आपको जॉब पक्का श्योर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? इसका जवाब दीजिए।
तो जीएसटी का जो संबंध जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका जवाब दीजिए। तो जीएसटी का संबंध जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 279 में दिया गया है। अनुच्छेद 279A में जो है जीएसटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। तो जीएसटी जो है 279 के ए में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी से संबंधित सारे जानकारी दिया गया है। ठीक है, और ये बताइए अनुच्छेद 223 के ए में क्या दिया गया है, बताइए। अनुच्छेद जो है 223 में किसी से संबंधित है, तो इसमें 223 के ए में जो है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 246 में जो है 246 के ए में जो है आपको संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए ठीक है, इसका और अनुच्छेद जो है 269 के ए में क्या चीज़ दिया गया है ये बताइए। अनुच्छेद जो है 269 के ए में किस चीज़ का वर्णन किया गया है इसका बताइए। तो इसमें जो है राज्य व्यापार के मामले में दिया गया है कि कोई भी राज्य के व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से आप देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए आपको बताए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हेलोजन के बृहत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। यानी कि हेलोजन के बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका जवाब दीजिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत और किसको 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है बताइए। यानी 2020 में जो है FIDE का जो है विजेता किसको घोषित किया गया है इसका जवाब दीजिए। तो रूस को घोषित किया गया है। चलिए रूस को जो है घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए शतरंज जो है, शतरंज से जब क्वेश्चन पूछा गया है तो शतरंज के बारे में जान जाते हैं। शतरंज का जो खेल शुरुआत कहाँ हुआ था ये बताइए। शतरंज का खेल जो है सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था इसका बताइए। तो जवाब तो शतरंज खेल का शुरुआत सबसे पहले भारत में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भारत देश में। ठीक, यानी कि हम लोग के देश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है बताइए। किसका निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचना का निर्माण होता है। यानी कि पर्वतीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचना का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखिए ना। अच्छा इससे थोड़ा क्वेश्चन एक चीज़ और जान जाइए कि अगर पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है ये बताइए। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। चलिए कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अच्छा ये बताइए माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ स्थित है इसका भी जवाब दीजिए। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ स्थित है? नेपाल में। चलिए और ये बताइए माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई कितनी है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848। कितना? 8,848 मीटर। ठीक है, इसको अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे ग्रहणीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है ये इसका जवाब दीजिए। तो
तो जोहान्स केपलर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जोहान्स केपलर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन थे? बताइए कौन था? 1947 में जो है 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? इसका जवाब दीजिए। तो उस्मान अली था। कौन था? उस्मान अली था। ठीक है, उस्मान अली था। ठीक है, 1947 में हैदराबाद का निजाम उस्मान अली था। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? उस्मान अली। चलिए अगला क्वेश्चन आपके जवाब देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या? बताइए विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब दीजिए। तो यह आपका यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में कल्पित करता है। ये नहीं होगा, एक का नहीं होगा। दूसरा देखते हैं क्या है। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। ये सही होगा। ठीक है, ये जो है डोनट मॉडल का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पढ़िए और समझिए और बताइए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता है? बताइए कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा? ये आपको ग्राह्यता होगा। क्या होगा? ग्राह्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? यानी कि समुद्र तट से सबसे ऊंचाई स्तर पर कौन शहर है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब जो होगा रानीखेत। रानीखेत जो है समुद्र तट से सबसे ज़्यादा ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तट से सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है रानीखेत है। ठीक है, कौन है? रानीखेत, जो कि समुद्र तट से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई। अच्छा कितना ऊंचाई है ये बताइए। ये समुद्र तट से जो है कितना ऊंचाई पर रानीखेत है? इसका जवाब दे सकते हैं? बताइए। तो रानीखेत समुद्र तट से कितना ऊंचाई पर है? तो ये जो है 1829 मीटर। ठीक है, 1829 मीटर जो है समुद्र तट से ऊंचाई पर है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कोलकाता जो है समुद्र तट से कितने ऊंचाई पर है ये बताइए। तो 9.14। ठीक है, 9.14 मीटर जो है समुद्र तट से ऊंचाई पर है। चलिए अगला बताइए। ये मुरादाबाद की बताए थे। मुरादाबाद जो है शहर जो है ये जो है बताइए समुद्र तट से कितने ऊंचाई पर है, ये इसका बताइए। तो मुरादाबाद का, तो मुरादाबाद जो है 198 मीटर। ठीक है, 198 मीटर जो है समुद्र तट के से ऊंचाई है। ठीक है, ये पटना जो है, पटना बताइए। पटना जो है समुद्र तट से कितने ऊंचाई पर पटना स्थित है? बताइए। तो 53 मीटर समुद्र तट से 53 मीटर ऊंचाई पर जो है पटना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। तो ये किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, लेखिका हैं? बताइए। तो यानी कि इस पुस्तक का जो है डेमोक्रेट और डिसेंट पुस्तक कौन लिखा था? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो रामचंद्र गुहा लिखे थे। कौन लिखे थे? रामचंद्र गुहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? बताइए। ये जो कृष्णदेवराय जो है इनके द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? इसका जवाब दीजिए। तो ये क्वेश्चन है अमुक्त लदियत। क्या है? अमुक्त मल्लियत। ठीक है, क्या है? अमुक्त मल्लियत। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसका थोड़ा जवाब दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया? बताइए। यानी कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया था इसको देखने के लिए कितने वहाँ पर ट्रेन जा रही है बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। तो
8 ट्रेन का जो है प्रधानमंत्री उद्घाटन किए थे वहाँ उस स्टेशन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, ये इसका जवाब दीजिए ना। तो ये जो है एक जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये आपका वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक है जो कि कहाँ स्थित है ये बताइए। ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसी से संबंधित जितना क्वेश्चन है होता है इसको समझिए, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो गुजरात में। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। किस चीज़ किनका है? तो ये वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वल्लभ भाई पटेल जो है ये क्या थे, ये बताइए। वल्लभ भाई पटेल जो है क्या थे? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के उप प्रधानमंत्री थे, वो भी प्रथम, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और प्रथम गृह मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये सब चीज़ आप समझ गए। अच्छा ये बताइए कि वल्लभ भाई पटेल जो हैं, वल्लभ भाई पटेल ये आप जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे, कब बने थे ये बताइए। तो कब बने थे इसका जवाब दे सकते हैं आप। ये जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री जो बने थे 1946 से लेकर 1946 प्रथम गृह मंत्री जो बने थे भारत के प्रथम गृह मंत्री जो बने थे 1946 से लेकर 1950 तक, ठीक है। ये प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? बताइए 2021 में जो है भूतपूर्व राज्यपाल का जो निधन हो गया है वो किस राज्य के राज्यपाल थे ये बताइए। तो इसका जवाब दीजिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे जो कि 2021 में उनका निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए ना, तो इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता देते हैं। अच्छा ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है राज्यपाल जो बने थे ये आपका माता प्रसाद, ये कब बने थे इसका बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो 1993 से लेकर, ठीक है, 1993 ईस्वी से लेकर 1996 ईस्वी तक। कब बने थे? 1996 ईस्वी तक, ठीक है। ये जो माता प्रसाद जो है अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल बने थे 1993 से लेकर 1996 ईस्वी तक बने थे, ठीक है। इसको चलिए और ये बताइए कि अभी जो है 2022 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो होगा वीडी मिश्रा, ठीक है। वीडी मिश्रा जो है अभी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। गोवा के राज्यपाल कौन है ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो गोवा के चारों राज्य का राज्यपाल बताते हैं आपको। गोवा के राज्यपाल कौन है बताइए। तो सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गोवा का राज्यपाल जो बने हैं सत्यपाल मलिक। अभी ये 2022 की बात बोल रहे हैं, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सत्यपाल मलिक, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है ये बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए और उत्तराखंड एक और बच गया, उत्तराखंड का जो है राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। गुरमीत सिंह जो हैं उत्तराखंड के राज्यपाल अभी कार्यरत हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चारों राज्य का आपको राज्यपाल तत्काल वाला भी बता दिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो उसको अच्छी तरह समझ के बनाइए ताकि उस टाइप क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय का नाम क्या था बताइए। यानी कि विदेश में जो
तिरंगा फहराए थे प्रथम बार, उस भारतीय का नाम क्या था? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो होगा भिकाजी कामा। भिकाजी कामा जो है प्रथम बार जो है विदेश में अपना भारत का तिरंगा फहराए थे। ठीक है। अच्छा, ये कब मतलब जो विदेश में जो भारत का तिरंगा जो फहराए थे, भारत का जो झंडा फहराए थे, वो कब फहराए थे, कौन ईस्वी में फहराए थे, इसका भी ध्यान रखिए। 1907 ईस्वी में जो है 1907 ईस्वी में भारत का झंडा पहली बार विदेश में फहराए थे। ठीक है। कौन फहराए थे? भिकाजी कामा। ठीक है, भिकाजी कामा। इसको भी थोड़ा अच्छा, कहाँ किस देश में जो झंडा फहराए थे इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो किस देश में झंडा फहराए थे? जर्मनी में फहराए थे। किस देश में? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। ठीक है। अच्छा, क्यों फहराए गए थे? तो क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस सभा का आयोजन किया गया था। क्योंकि उस सभा में जो वो इंग्लैंड जो है अपना झंडा फहराए हुए थे, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस सभा में जो है भारत झंडा अपना खुद फहराए। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? बताइए, परजीवी के कारण जो है कौन सा बीमारी होता है? इसका जवाब दीजिए। तो परजीवी के कारण जो है कौन सा बीमारी होता है? तो मलेरिया होता है। कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया होता है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मलेरिया का बीमारी जो होता है परजीवी के कारण होता है। ठीक है। अच्छा बताइए, मलेरिया का बीमारी किस मच्छर को काटने से मलेरिया का बीमारी होता है, ये बताइए। क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस मच्छर को काटने से मलेरिया का बीमारी होता है, इसको आप जवाब दीजिए। तो मलेरिया का जो बीमारी होता है आपको फीमेल एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया का बीमारी होता है। चलिए इसका अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड में, दुनिया में ये बताइए कौन ऐसा देश है जो कि मलेरिया मुक्त देश है, यानी कि वहाँ पर उस देश में मलेरिया का बीमारी नहीं होता है, वो कौन सा देश है? तो चीन। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो कि मलेरिया मुक्त देश है, यानी कि वहाँ पर मलेरिया का बीमारी नहीं होता है। चलिए ठीक है। और ये जो है भारत कब तक लक्ष्य रखा गया है कि मलेरिया मुक्त देश बनाने का, इसका जवाब दीजिए। तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक जो है भारत ने लक्ष्य रखा है कि मलेरिया मुक्त देश बनाया जाए। चलिए इस तरह इस सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये बताइए कि फ्लैंग, इसको हटाते इसको आपको बताते हैं कि फ्लैंग जो है, फ्लैंग की बीमारी जो है किस कारण होता है, ये बताइए। तो फ्लैंग की बीमारी जो है B5 की कमी कारण होता है। किसके कमी कारण होता है? B5 की कमी के कारण होता है। ठीक है। मलेरिया के बारे में आपको बता ही दिए कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया का बीमारी होता है। चलिए, निमोनिया का बीमारी जो होता है उसमें आपको फेफड़ा खराब हो जाता है। ठीक है। घेगा बीमारी जो होता है आयोडीन की कमी कारण होता है, घेगा की बीमारी, जिसमें कि आपको जो है सो थायराइड बीमारी इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए दोस्त, किसी भी क्वेश्चन को बनाए तो अच्छी तरह से मज़े से बनाइए, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए, उस टाइप क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तभी तो भाई आपको एग्ज़ाम निकलने वाला। नहीं तो एग्ज़ाम तो इतना टफ हो गया है कि आदमी जो 1 घंटे के एग्ज़ाम होता है, यानी कि 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और उसमें जो है करीब जो है से आपको 180 190 नंबर ले आते हैं। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन इतना क्वेश्चन नंबर कैसे लेकर आते हैं, ये देखिए, इतना नंबर कैसे लेकर आते हैं? तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। ठीक है। वही क्वेश्चन टैलेंट विद्यार्थी वही क्वेश्चन पढ़ाई करते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो इसी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो उस टाइप क्वेश्चन पढ़ने से आपको आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है वो देखिए कि निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? बताइए, जल में घुलने वाला विटामिन कौन है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन सी जो है जल में
घुल जाता है। देखिए विटामिन जो है दो तरफ के होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। विटामिन जो है आपका दो तरह का होता है, एगो जल में घुलता है, ठीक है, एगो जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक जो होता है वसा में घुल जाता है, ठीक है, एक विटामिन जो वसा में घुल जाता है और एक विटामिन जल में घुल जाता है। जल में जो घुलता है विटामिन बी और सी, मात्र बी और सी जो है आपका बी और सी विटामिन जो है जल में घुलता है, बाकी विटामिन सभी वसा में घुलता है। तो बाकी कौन बच गए, यानी कि आपका ए बच गया। ए जो है विटामिन ए जो है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो है आपका वसा में घुलता है, ठीक है। यानी कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलने वाले होते हैं, एक वसा में घुलने वाले होते हैं। जल में घुलने वाला विटामिन बी और सी होता है, बी सी जो है जल में घुल जाता है, और वसा में घुलने वाला विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ठीक है। ये चार जो है वसा में घुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा, तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, या विटामिन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बनाते हो तो मज़े से बनाओ, ठीक है, अच्छी तरह से बनाओ, ताकि अगला क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मज़े से आप एग्जाम दे सके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है, बताइए। मध्यकालीन भारत में जो है पिष्टक का अर्थ क्या है, बताइए। तो लंबा प्रवेश द्वार, इसमें इस मतलब इस जो है इस टाइम में जो है आपको लंबा लंबा जो प्रवेश द्वार बनाया जाता था, जिसको हम पिष्टक बोला जाता था, उस टाइम में पिष्टक बोला जाता था, उसी टाइम में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का माने किसका रूप लिया था, बताइए। ये पुराणों के अनुसार जो कहा गया है, भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप लिए थे, तो एक वराह का रूप लिए थे, बताइए, ठीक है। इसका एक वराह का रूप लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इससे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपको बताते हैं। ये बताइए पुराणों में जो है विष्णु का कितने अवतार है, ये बताइए। पुराणों में जो है विष्णु जी का जो है, भगवान विष्णु का कितने अवतार हैं, इसको आप जानते हैं, तो 24 अवतार, ठीक है। 24, इसको थोड़ा हटा के क्लियर बताते हैं आपको। भगवान विष्णु का जो है पुराणों के अनुसार 24 अवतार दिया गया है। कितना अवतार दिया गया है, 24 अवतार दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि आपको मुख्य हम आपको बताए थे, मुख्य समझिए 10 अवतार मुख्य है, ठीक है। 10 अवतार मुख्य है जो कि हम आपको बताए थे, ये आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए पहला तो ये हो जाएगा आपका, एक समझिए आपको मत्स्य अवतार, ठीक है। मत्स्य अवतार का हो गया, ठीक है। आपका हो जाएगा कुरुम अवतार, ठीक है, कुरुम अवतार हो गया, ठीक है। वराह अवतार, जो कि अब यही वराह अवतार हो गया, ठीक है। और तीसरा हो जाता है नरसिंह अवतार, ठीक है, नरसिंह अवतार हो गया। आपको पांचवा हो जाएगा वामन अवतार, ठीक है, वामन अवतार हो गया, ठीक है। परशुराम अवतार, ठीक है, परशुराम अवतार भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए और इस पर राम अवतार भी लिए थे, ठीक है, ये सारे विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। और कृष्ण अवतार भी थे, जो कि कृष्ण अवतार, ये आपको कृष्ण अवतार भी लिए थे, है ना। और इस पर बुद्ध अवतार भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। बुद्ध का अवतार जो है यही लिए थे, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको कल्कि अवतार, ठीक है, कल्कि अवतार अभी नहीं आए हैं, ठीक, यानी सुना जाता है कि कलयुग में जो कल्कि अवतार लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्यतः आपका जो है 10 अवतार आपको बता दिए हैं, ठीक है। कल्कि अवतार नहीं हुआ है, बाकी सबका अवतार हो चुका है, ठीक है। बुद्ध तक हो चुका है, कल्कि अवतार अब कलयुग में होने वाला है, जैसा पुराणों के अनुसार कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जनवरी 2021 में निम्न में से किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया, बताइए किसको किया।
संजीव कुमार को किया था। किसको किया था? संजीव कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21 के देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपको किताब से जो क्वेश्चन बैंक से जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक था उसमें से कट के फोटो करके जो है उसे आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता हो देखिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। भारत में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस से मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला देखिए इसमें और एक चीज़ और बताते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस शुरुआत कब किया गया था, ये इसका जवाब दीजिए, है ना। 24 जनवरी को तो मनाया जाता है, बात तो सही है, लेकिन ये शुरुआत कब किया गया था इसको बताइए। तो इसकी शुरुआत जो है 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में जो है शुरुआत किया गया था। कौन शुरुआत किए थे ये बताइए? तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसका जो है से शुरुआत किए थे 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, इसका कौन होंगे? तो गुलजारी लाल नंदा कभी नहीं बने, ठीक है, आंसर ये होगा, ठीक है। ये तो बने थे, ये भी वीवी गिरी भी बने थे, बीडी जट्टी भी बने थे, जाकिर हुसैन भी बने थे, ठीक है। तो गुलजारी बाग नंदा जो है ये उपराष्ट्रपति भारत के कभी नहीं बने थे। अच्छा, गुलजारी बाग नंदा क्या थी इसका जवाब दीजिए। तो गुलजारी लाल नंदा ये जो थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु होने के बाद जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? ये 1964 में बने थे, जब जो है ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए ठीक है, और एक चीज़ ये बता देते हैं कि वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति बने थे कब बने थे ये बताइए। ये जो वीवी गिरी जो बने थे उपराष्ट्रपति 1967 में बने थे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और बीडी जुट्टी जो है कब बने थे? 1974 ईस्वी में, ठीक है। तो इस सबको ध्यान रखिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्यों नहीं इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा देखना, ठीक है। अच्छा, बीडी जट्टी जो है कब बने थे? तो 1974 में बने थे। कब बने थे? 1974 में, ठीक है। और जाकिर हुसैन जो है उपराष्ट्रपति कब बने थे? तो 1962 ईस्वी में। कब बने थे? 1962 ईस्वी में जाकिर हुसैन जो है उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 20 में बहुत टाइम लग रहा है क्या? अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब दीजिए। तो उत्तराखंड में। किस में स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ब्लॉक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली, क्या चीज़ है बताइए, कौन सी का शैली है? इसका जवाब दीजिए। तो नृत्य कला की शैली है, ठीक है। ब्लॉक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला की शैली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चाइनामैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, चाइनामैन जो है ये शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब दीजिए। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, चाइनामैन जो है भारत की एक ही अभी तक चाइनामैन बने हैं, पता है आपको? एक ही चाइनामैन गेंदबाज बने हैं जो कि इकलौता है। कौन है? कुलदीप यादव। कौन है? कुलदीप यादव। ये कुलदीप यादव जो हैं एक ही भारत के अभी तक चाइनामैन के नाम से पुकारा जाता है इनको, है ना, जो कि अभी कुलदीप यादव एक इकलौते चाइनामैन ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, कुलदीप यादव। इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। कुलदीप यादव को चाइनामैन बोला जाता है, ठीक है। इसमें अच्छे प्रदर्शन के कारण इनको चाइनामैन बोला जाता है, कुछ खास इसमें होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे
जीके जीएस में उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से मैंने प्रयास किया है डिस्कस करने का। अगर ये वीडियो इस क्लास से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।